हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सोलर कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स ज़रूर अटेम्प्ट किए थे और उसके बाद एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी आपको एनिमेटेड वीडियो शेयर करी थी। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा रिकैप लेते हुए चलेंगे सोलर एनर्जी डिवाइसेस का। सोलर एनर्जी डिवाइसेस क्या हैं? ऐसे डिवाइस जो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं, सोलर एनर्जी का यूटिलाइज़ करते हैं। आइदर वो उसे डायरेक्टली एज ए हीट की फॉर्म में यूटिलाइज़ कर लेते हैं या फिर उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के डिवाइसेस हैं। कई बार उन डिवाइसेस का नाम लेके प्रिंसिपल पूछ लेता है या फिर कई बार प्रिंसिपल पूछ के ये कहता है कि इसके ऊपर काम करने वाले डिवाइस के नाम बताओ। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे पढ़ोगे एक बार प्रिंसिपल पढ़ें फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। कलेक्टिंग सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, सोलर एनर्जी को हीट की फॉर्म में कलेक्ट कर लेना और उसे ऐसा का ऐसा इस्तेमाल कर लेना एज सच जैसा कि है। इस तरह के डिवाइसेस को हम लोग उसमें कंसिडर कौन कौन से करते हैं? सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर गीज़र। ठीक है, या तो कहेगा इन डिवाइस का प्रिंसिपल बताओ, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं, या फिर ये प्रिंसिपल बताएगा और बोलेगा कि आप इस प्रिंसिपल पर वर्क करने वाले डिवाइसेस के नाम बताइए। सेकंड है कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर एनर्जी हमें मिल रही है सन से कंटिन्यूसली मिल रही है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। उसी समय उसे हीट की फॉर्म में यूज़, हर समय हमें सिर्फ हीट की फॉर्म की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें उस एनर्जी की मदद से फ़ैन को भी रोटेट कराना हो सकता है। हमें उस एनर्जी की मदद से हम चाह रहे हैं कि एसी चलाए, रेफ्रिजरेटर चलाए, तो उसके लिए हमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल फॉर्म की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल फॉर्म की एनर्जी में। पॉसिबल हो सकता है एसी भी चल सकते हैं, बट हमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट की बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना है। ठीक है, द डिवाइसेस बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल आर, जिसे हम सोलर सेल, सोलर वोल्टाइक सेल्स कहते हैं। Devices which either use solar energy directly as a form of heat or convert into are called solar energy device। मतलब ये दोनों तरह के devices जो कि सोलर एनर्जी को डायरेक्ट यूटिलाइज कर रहे हो और जो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके यूटिलाइज कर रहे हो, उनको सोलर एनर्जी डिवाइस कहा जाता है। अब सबसे पहले हम सोलर कुकर को देखेंगे। बेटा बेसिकली दो टाइप के सोलर कुकर है, प्रिंसिपल ऊपर पढ़ चुके हैं। बॉक्स टाइप सोलर कुकर और कंसनट्रेटर टाइप सोलर कुकर। ये कंसनट्रेटर टाइप सोलर कुकर एक्चुअली थोड़ा सा आपको इसके लिए नॉलेज चाहिए। 8th क्लास में या 7th में आपने पढ़ा होगा स्फेरिकल मिरर्स, कनकेव मिरर। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैं उसी समय आपको समझाऊंगा। अभी आप ये देखिए कि बॉक्स टाइप सोलर कुकर किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, इसके कंस्ट्रक्शन क्या है। जैसे इन्होंने यहाँ प्रिंसिपल लिखा है, बेसिकली ये इसके कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स हैं। ये सारे जो नीचे दिए गए हैं ये सारे इसके कंस्ट्रक्शन के पार्ट हैं। ज़रा देखते हैं क्या क्या बता रहा है। एक बोल रहा है कि ग्लास, इसमें ग्लास यूज़ हुआ है। मैं आपको यहाँ की बजाय एक बार इसके डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, यहाँ इन्होंने कंस्ट्रक्शन का डायग्राम दे रखा है कि ये एक बॉक्स है। ठीक, इस बॉक्स को हम लोग इसे ब्लैक कलर से अंदर से कोट करेंगे। हमारे अंदर से कलर कोट करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अंदर की तरफ हीट को ट्रैप कर सके। सेकंड, यहाँ पर ये जो पी दिख रहा है ये एक तरह का प्लेन ग्लास शीट है। ये जो पी लिखा है इट इज़ ए ग्लास शीट। ग्लास शीट की एक खासियत होती है कि हीट को अपने अंदर के कैविटी के अंदर ये ट्रैप कर लेता है। मतलब जो एयर कैविटी उसके अंदर की तरफ रहेगी, ठीक है, ये उसके अंदर हीट को ट्रैप कर लेगा। जैसे कि आप लोगों ने कार में ऑब्जर्व करा होगा, अगर ग्लास बंद करके आप धूप में छोड़ जाते हो तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। सन से जो आने वाली एनर्जी है वो उस ग्लास से अंदर ज़रूर जा पा रही है, लेकिन वो अंदर से बाहर नहीं जा पा रही। ठीक है, तो वैसा ही काम यहाँ पर एक ग्लास शीट करेगी, ट्रैप करेगा सोलर एनर्जी को। देन यहाँ पर एक ये जो इसका बॉक्स का, ये जनरली एक लकड़ी के डब्बे की तरह समझ लीजिए। ठीक है, एल्यूमिनियम या किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के डब्बे को यूज़ किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर अभी क्या किया गया है, एक आपके लिए समझ लीजिए इसका ढक्कन है। इस ढक्कन के ऊपर हम यहाँ पर प्लेन मिरर लगाते हैं। अब प्लेन मिरर का काम क्या है? देखो, सारी सन की लाइट जो है एग्जैक्टली इसके अंदर तो फॉल करेगी नहीं। सन रिलेटिवली हमारी अर्थ के मूवमेंट के कारण सन रेज क्या है,
अलग अलग एंगल पर अर्थ पे फॉल करती है। तो बहुत सारी सनरेज़ होगी जो इस रीजन में भी फॉल कर रही होगी, बहुत सारी इस रीजन में भी फॉल कर रही होगी। अगर सनरेज़ इस तरीके से आ रही हैं तो यहाँ वाली तो इसके अंदर आ ही जाएंगी, लेकिन जो इधर बच के जा रही है अगर हम उसे भी इसके अंदर कंसंट्रेट कर सकें तो उसके लिए यहाँ पर इस मिरर को लगाया जाता है। इसके इंक्लिनेशन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि सनलाइट इस पर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होकर इस अंदर के रीजन में आ सके। इससे इससे हम कर क्या रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को इस बॉक्स के अंदर के रीजन में भेज रहे हैं। अब बात ये भी है, अब आप ज़रा इधर पे देख रहे हो, ये तो ब्लैक कलर की कोटिंग हमने कर दी, यहाँ थर्मोकोल लिखा हुआ है। ज़रा समझिए, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बनाते हैं हमारे जितने भी सोलर कुकर्स हैं, उसके अंदर एक्चुअली जो हीट इसने ट्रैप करी है ये बाहर की तरफ रिलीज़ ना हो, तो इसे हम डबल वॉल का बनाते हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल फॉर्म में सोलर कुकर्स होते हैं, तो किया क्या जाता है, ये अंदर वाला रीजन तो हमने ब्लैक कर दिया। ठीक है, ये एक जैसे समझ लीजिए, जैसे आप लोगों ने टिफ़िन देखे होंगे, एक तो प्लास्टिक की बाहर की लेयर है, उसके अंदर वो जो टिफ़िन डलते हैं, बड़े वाले जो टिफ़िन होते हैं, कुछ इस तरीके के डब्बे जो होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से समझ लीजिए कि ये एक एक बॉक्स है और इसे एक बड़े बॉक्स के अंदर रखा गया है। अब बड़े बॉक्स के अंदर रखने से पहले हमने उस बड़े बॉक्स के अंदर एक एक लेयर जनरेट करी थर्माकोल की। उस थर्माकोल की लेयर के बाद जाके इस छोटे बॉक्स को उसके अंदर प्लेस कर दिया, फिर ऊपर से ग्लास शीट लगाइए। तो होगा इससे ये कि थर्माकोल इज़ अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो हीट हमारे सोलर कुकर के इनसाइड रीजन में आई है वो बाहर की तरफ कंडक्ट नहीं हो पाएगी। इस वजह से हम इसको थर्माकोल की कोटिंग से कवर करते हैं। ज़रा समझ लीजिए अभी और क्या क्या चीज़ें इसमें बता रहा है। देखो, कंस्ट्रक्शन में आउटर वुडन बॉक्स विद थर्माकोल लाइनिंग, एक वुडन बॉक्स है जो कि थर्माकोल से लाइन किया जा रहा है। देखो, इट प्रिवेंट्स, क्या काम है, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉक्स। इनर ब्लैक पेंटेड मेटल बॉक्स, ये जो अंदर वाला है वैसे एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, लाइट वेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अपने पास एब्जॉर्ब कर सके। 98% of heat radiation, thus purpose of a blackened surface is to absorb the maximum amount of heat and minimize the heat loss due to reflection. रिफ्लेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अंदर की तरफ भेज सके। ग्लास कवर, पर्पस ऑफ ग्लास कवर इज़ टू ट्रैप द सोलर रेडिएशन। ये सेम एज जैसा कि हमारे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर अर्थ के चारों तरफ जो काम कर रही है वही काम एक्चुअल में ये ग्लास कवर प्लेट कर रही है। ठीक है, यहाँ पीछे कुछ नाम दिए गए थे, जैसे कि ग्लास का काम क्या है, पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। एक्चुअली जो सनलाइट है उसके अंदर जो इंफ्रारेड रे है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा पोर्शन रखती है हीट का। ठीक है, ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, mirror and polished surface reflect the heat radiation according to law of reflection। अगला समझते कंसंट्रेटर टाइप सोलर कुकर। सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ ये जो रिफ्लेक्टर जो है ये प्लेन मिरर की जगह यहाँ पर कनकेव मिरर का यूज़ किया जाएगा। उससे होगा क्या कि जहाँ पर जो सारी रेज़ रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो रही हैं वहाँ पर सारी रे रिफ्लेक्ट होके एक छोटे से एरिया या पॉइंट रीजन में एक्यूमुलेट होगी। तो उस पर्टिकुलर छोटे से रीजन में जहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे तो फूड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, हो सकता है एक बड़ा सा बाउल हो बीच में यहाँ पर, और हमें सब हीट इस ही रीजन में फॉल करानी है, इधर भी नहीं इधर भी नहीं। तो क्या होगा, वो कंसनट्रेटर टाइप सोलर कुकर सारी हीट वहाँ करेगा कंसनट्रेट। इससे होगा ये कि टेम्परेचर सोलर कुकर का ज़्यादा इंक्रीज़ हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, टेम्परेचर इनसाइड ये जो हमारा बॉक्स टाइप सोलर कुकर है जो हम कमर्शियली यूज़ करते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर 100 से लेके 140 तक बनाया जा सकता है। ठीक है, फॉर 2 to 3 आवर्स, अगर इसे 2 से 3 घंटे के लिए सनलाइट में रख दिया जाए तो। और कंसनट्रेटर टाइप का फ़ायदा ये है कि कंसनट्रेटर टाइप में टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि ये सन एनर्जी को एक पॉइंट पर फोकस कर रहा है। ठीक है, और एक्चुअली ऐसा भी है, थोड़ा सा अगर लॉजिकली बात करें, बहुत सारी सोलर रेडिएशन यहाँ भी पड़ेगी प्लेन मिरर में, तो ये यहाँ से फोकस होके अंदर की बजाय कुछ सोलर रेडिएशन को ये बाहर भी भेजेगा।
ठीक है। लेकिन कंसंट्रेटर टाइप में तो जितने भी पेरिफेरी तक आएंगे सारे उसके फोकस पर ही जाएगा, और फोकल वाला रीजन छोटा होगा। अगर मान लो हम उसे फोकस पे ना रखें, फोकस से थोड़ा आगे भी रखेंगे, तो बड़े रीजन पर एक जगह पे सोलर एनर्जी कंसंट्रेट होने से टेम्परेचर बढ़ पाएगा। बात आती है बेटा डीमेरिट्स। बॉक्स टाइप के डीमेरिट्स ये हैं कि बॉक्स टाइप में हम कभी चपाती या फ्राइंग जैसे चीज़ों को नहीं कर सकते, लेकिन जो कंसनट्रेटर टाइप सोलर कुकर है उसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर डेवलप्ड दिस टाइप ऑफ सोलर कुकर कैन बी यूज्ड फॉर बेकिंग फ्राइंग पर्पस ऑल्सो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब हम कंसनट्रेटर टाइप में सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। हमारे जो बॉक्स टाइप सोलर कुकर है उसका एक बेसिक सा लिमिटेशन यही हो रही थी, उसमें फ्राइंग चपाती बनाना ये सब चीज़ें नहीं हो सकती थी उसमें। शायद यहाँ पर इसमें पॉइंट के तौर पे दिया हुआ भी होगा, आप इसको बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरह कंसिडर कर लीजिए कि हम बॉक्स टाइप में चपाती फ्राइंग बेकिंग सब तरह की कुकिंग को नहीं कर सकते। ठीक है। लिमिटेशन, फूड कैन नॉट बी कुकड एट ए नाइट। बेसिकली ये तो आप थोड़ा बहुत इनमें से एक दो पॉइंट्स ले सकते हो। मेरिट्स, सोलर कुकर रिक्वायर नाइदर फ्यूल, किसी तरह की फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉल्यूशन नहीं करेगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और फूड के अंदर से उसके विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। ठीक है। लिमिटेशन, कुकिंग टेक रिलेटिवली मोर टाइम। अब बता रही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेट इज़ अ सोलर सेल। इंपॉर्टेंट ये भी है, इसके डायग्राम्स इसके ऊपर कई बार डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाता है बॉक्स टाइप सोलर कुकर का। अब सोलर सेल की बात करते हैं। ये ऐसे डिवाइस हैं, उसमें पढ़ रहे थे ना दो प्रिंसिपल, ऐसे डिवाइसेस जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो सोलर सेल्स कहलाते हैं। हमारे पास नेचर के अंदर दो प्योरली एलिमेंट हैं, मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम सोलर सेल के तौर पे यूज़ करते हैं। वो दो एलिमेंट है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दीज बोथ आर मेटलॉइड्स, शायद आपको पता ही होगा ये मेटलॉइड हैं, और इन्हें हम लोग सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है। इनका यूज़ किया जाता है सोलर सेल्स में बहुत एबिडेंटली हम लोग सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ज़रा इसके बात कर लें। एक्चुअली क्या है कि जो सोलर सेल है इसमें दो टाइप के हम लोग सोलर सेल का यूज़ करते हैं। आप समझोगे इसको बाद में हायर क्लासेस में। एन टाइप पी टाइप क्या है। ठीक है। अभी ये समझ ली, एन टाइप मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड, पी टाइप पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है। नेगेटिवली चार्ज्ड सोलर सेल जो सिलिकॉन का बना हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज सोलर सेल जो सिलिकॉन का बना हुआ है। ठीक है। व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट इट जनरेट, ये करीब करीब 0.7 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाता है। अब आप खुद सोचिए 0.7 वॉट का कौन सा बल्ब है जो हम चला सकते हैं। एलईडीज़ आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, उनको भी कम से कम 5 से 7 वॉट की रिक्वायरमेंट है, मतलब इससे कम से कम 10 गुना। अब इससे 10 गुना के लिए कम से कम 10 सेल लगेंगे, और इन्हीं 10 सेल को आपस में जोड़ते हैं तो कहलाता है सोलर पैनल। तो इसीलिए हम सोलर सेल को अकेले यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। सोलर सेल की एफिशिएंसी की बात करें तो बहुत कम है, 25%। आपको एनसीईआरटी में तो इवन तो 20% तक लिखा हुआ मिलेगा। एक ही बात है, 20 से 25% तक की रेंज है। मतलब अगर कहें कि 100 जूल की एनर्जी फॉल कर रही है तो ये इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ 25 जूल की एनर्जी को ही कन्वर्ट कर पाता है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए सिलिकॉन एज ए फैब्रिकेटिंग सोलर सेल, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस, मल्टी लेयर सिलिकॉन सेल कन्वर्ट विजिबल एज वेल एज इंफ्रारेड इनटू, चाहे विजिबल हो चाहे इंफ्रारेड हो सबको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली इंफ्रारेड में हीट की फॉर्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमें हीट इम्पॉर्टेंस ऐसे कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है। वेवलेंथ की इम्पोर्टेंस होती है। ये अभी आप लोगों के ज़्यादा डिटेल में इन पे बात नहीं कर सकते हम। ठीक है। क्योंकि उसके लिए बहुत सारी बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो अभी इन चीज़ों को देखिए कि जो हमारा सोलर सेल है, चाहे विजिबल रे हो चाहे इंफ्रारेड हो चाहे अल्ट्रा वायलेट हो, इन सब से एनर्जी को निकाल सकता है। सोलर सेल पैनल कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल। क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि एक सोलर सेल तो 0.7 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी को ही जनरेट कर सकता है। सो हमारी रिक्वायरमेंट ये पड़ी कि हमें एक ऐसे सोलर सेल की रिक्वायरमेंट थी जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। अब इसकी एफिशिएंसी से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते थे, तो हमने एफिशिएंसी ना इंक्रीज़ करके एनर्जी को इंक्रीज़ करने का सोचा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सेल को आपस में जोड़ा
और उस प्रोसेस को क्या कहा, उस डिवाइस को क्या कहा, सोलर पैनल। बट इनको आपस में जोड़ने की जो बात थी, उसमें भी तो एक से दूसरे तक जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, लॉसेस हो सकते हैं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमने सबसे प्योर कंडक्टर का यूज़ करा है, सबसे गुड कंडक्टर का यूज़ करा है। दैट इज़ ऑलवेज नोन एज सिल्वर का यूज़ करते हैं। ओके, सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सोलर सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए सिल्वर की वायर का यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंटली इतनी ही चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। नाउ मेरिट्स डीमेरिट्स दो पॉइंट्स ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मेरिट्स में एक इम्पॉर्टेंट बात, पॉल्यूशन फ्री है। एक बार बिल इंस्टॉल करने के बाद मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी जगह छोटे से छोटे एरिया पर इंस्टॉल किया जा सकता है, नॉइज़ जनरेट नहीं करता, मूविंग पार्ट नहीं है तो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिमिटेशन ये है, उन्हीं एरियाज़ में लगाया जा सकता है जहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा फॉल करती हो, तो मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो सकेगी। देन सेकंड इम्पॉर्टेंट बात आ गई कि इसके अंदर सिल्वर की वायर का यूज़ किया जाता है, जिस वजह से ये कॉस्टली बन जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात, हमें इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे कंज्यूम करने के लिए इन्वर्टर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो बैटरी में स्टोर होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो तो डीसी करंट है, और डीसी करंट पे हमारे डोमेस्टिक डिवाइस वर्क नहीं करते, तो कन्वर्ट करने के लिए एक ज़रूरत होगी इन्वर्टर की। तो ये सारी इसके लिमिटेशंस हैं, ठीक है। इस बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इनमें से अगर लिखना भी चाहो तो दो चार इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिख सकते हो, जैसे कि सोलर सेल, सोलर फर्नेस, ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं ओशन एनर्जी सिस्टम, कि हमें ओशन से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है। वो है 3 तरह के फॉर्म्स में, 3 कॉमन तरीक़ों से हमें मिल जाती है। एक है टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है कि वाटर लेवल जो कोस्टल में एरिया में है वो कभी बढ़ता है कभी घटता है। रीज़न पता है टाइड्स के आने का, ग्रेविटी का इफ़ेक्ट होता है, मून की ग्रेविटी की वजह से अर्थ कभी टाइड्स बढ़ती हैं कभी घटती हैं। अब इस टाइड के मूवमेंट के वजह से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। देखो लहरें उठी तो उसे पोटेंशियल एनर्जी मिली, जब वो गिरेंगी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इस काइनेटिक एनर्जी मतलब किसी वेलोसिटी से पानी मूव कर रहा है। अब ये इस वेलोसिटी से मूव करने वाले पानी के रास्ते में टरबाइन, जिसे हम डायनमो भी कह सकते हैं, टरबाइन भी कह सकते हैं, जनरेटर भी कह सकते हैं, इसको लगा दिया जाए तो वो पोर्शन मोर रोटेट करेगा। इन मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर कॉयल रोटेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएगी। यही प्रिंसिपल और यही कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है आपकी टाइडल एनर्जी के केस में। देखो एवरीडे मूवमेंट ऑफ वाटर लेवल अलोंग द कोस्ट इज नोन एज टाइड। रीज़न क्या है टाइड का, ये रहा, टाइड आर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ऑन वाटर इन ओशन, ठीक है। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम राइज एंड फॉल ऑफ ओशन एनर्जी। बेसिकली देखो राइज एंड फॉल से होता क्या है, राइज होने से पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, वो राइज हो क्यों रहा है, मून की ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से। जब वो फॉल करेगा तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और इस हाई वेलोसिटी के वाटर के रास्ते में हम क्या रख देंगे, टरबाइन को रख देंगे। अब इसकी वेलोसिटी को और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कोई एक छोटा सा पोर्शन देखते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा नदियों जहाँ पे फॉल करते, एस्चुरेशिया कुछ कहा जाता है, नदी का जो मुंह होता है जहाँ वो गिरता है ना, हाँ, एस्चुरी जिसे कहा जाता है, अ नैरो बे, ठीक है। टू हार्नेस पावर ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग, मिनिमम टाइडल रेंज जो है 8 मीटर हाई होनी चाहिए। जो हमारी लो टाइड और हाई टाइड के बीच में जो मिनिमम टाइड का रेंज है, जो उसकी हाइट है, वो कम से कम 8 मीटर तक की होनी चाहिए। ये कैसे डेटा कैलकुलेट करे जाते हैं बेटा, प्रैक्टिकली बात है। 8 मीटर तक के ऊपर की टाइड अगर जाएगी तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है तो उस अकॉर्डिंग काइनेटिक मिलेगी। टरबाइन को धीरे धीरे हाथ से घुमाओगे तो एनर्जी नहीं बन सकती ना, तो हमें कम से कम एक इकोनॉमिकल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड, अ नैरो बे और एस्चुरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो मतलब हम एक ऐसा पोर्शन, ये नैरो बे हम अपने आप बना सकते हैं, बस उस रीजन में पोटेंशियली इतना डिफरेंस होना चाहिए हाई एंड लो टाइड के बीच में, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग इन एंड आउटफ्लो ऑफ टाइड डिराइव्ड टर्बाइन इन ए डैम अक्रॉस एस्चुरी बे, ये तो हमें इंस्टॉल करना है। हम एक डैम का जैसा पोर्शन बना देंगे जहाँ टाइड पर्टिकुलरली बहुत हाई अमाउंट में आती है।
तो ये एक नैरो सा पासिंग रीजन होगा। इस नैरो रीजन को क्यों बनाया जाता है कि यहाँ पर इस नैरो रीजन से जब पानी फ्लो करेगा तो उसकी वेलोसिटी और इंक्रीज़ करेगी, और हाई वेलोसिटी इंक्रीज़ होने के कारण यहाँ पर ये टरबाइन फ्लो करने लगेगा। मेरिट्स ऑफ टाइडल एनर्जी, मेरिट्स तो आपको वैसे ही पता है, इनएग्जॉस्टेबल। इन सभी के जो हैं खास तौर पे मेरिट्स जो हैं वो इनएग्जॉस्टेबल हैं, नेचर में रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पोल्यूशन फ्री होते हैं। आपको इसके 2 से 3 पॉइंट्स ज़रूर लिखने हैं। लिमिटेशंस, ठीक है, ड्यूरिंग वेरिएशन ऑफ टाइडल रेंज पावर आउटपुट इज वेरिंग। ठीक है, ये बात तो रहती है, कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइड्स आते हैं, बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी आती है, तो हमें इसे एज स्टोर करना पड़ता है बैटरी के अंदर। पावर जनरेशन इज इंटरमिटेंट एंड नो इज़ नॉट वेरी लार्ज। देर इज़ अ वेरी फ्यू सुटेबल साइट अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। एक रीजन भी होना चाहिए जहाँ पे हम डैम को कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो क्या वो रीजन टाइड के, हाई टाइड और लो टाइड के नेचुरल फ्लो के रीजन के आसपास आता है, वो भी देखना ज़रूरी है। मतलब डैम के लिए बेस चाहिए होता है, वो बेस उस तरह का स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कर सकें, या फिर हम कंस्ट्रक्शन बना के डैम को स्ट्रॉन्ग, उस डैम के बेस को स्ट्रॉन्ग करें, तो वो भी एक लिमिटेशन होती है। इसके बाद ज़रा देखते हैं वेव एनर्जी। वेव्स क्यों फ्लो करती हैं? बेसिक फॉर्म सन सोलर एनर्जी की वजह से होता है, ये सारी चीज़ रिलेटेड हैं। ओशन वेव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड आर द एजेंट दैट ट्रांसफ़र द सोलर एनर्जी टू द सरफेस ऑफ सी। कि जो आपके विंड सोलर एनर्जी है उसको विंड ट्रैप करती है। अब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस होता है, विंड मूव करती है, और विंड के मूव करने के कारण वो टॉप लेयर ऑफ वाटर को मूव कराती है, जिसे हम वेव कहते हैं। ठीक है, द अनइक्वल सोलर हीट ऑफ अर्थ जनरेट विंड एंड विंड ब्लोइंग ओवर द वाटर। देखो ये जो विंड वाटर के ऊपर ब्लो करती है वो कहलाती है वेव, और इस वेव को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। वैसे वेव थ्रू आउट काफ़ी लंबे समय तक वो आपके ओशिन में या फिर किसी भी सी के अंदर कंटिन्यूसली हमें देखने को मिल सकती है। बस इतने की ही ज़रूरत है। मेरिट्स में और डीमेरिट्स में एक एक पॉइंट आपको बेसिकली हर बार मिल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट? ओशिन थर्मल एनर्जी। ओशिन थर्मल एनर्जी क्या है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आप हम कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज़ ओशिन थर्मल एनर्जी। ओशिन टर्म से समझ में आता है कि जो ओशिन सोलर एनर्जी को हीट की फॉर्म में अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, उस एनर्जी को हार्नेस या यूटिलाइज करने की प्रोसेस को हम ओशिन थर्मल एनर्जी कहते हैं। अब ऐसा तो है कि हर जगह ओशिन कुछ थर्मल एनर्जी को ट्रैप करता है, लेकिन हर जगह हम ओशिन थर्मल पावर प्लांट को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो कौन सी जगह होगी? ऐसी जगह जहाँ पर ओशिन के जो डिफरेंट लेयर्स है किसी तरह की टॉप और जो लोअर लेयर ऑफ ओशिन है, वाटर सरफेस की लेयर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ना। एक तो टॉप लेयर हो गई ओशिन वाटर की, और उसमें नीचे जैसे जा रहे हैं कि लोअर लेयर, बिल्कुल बॉटम मोस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, लोअर लेयर। अगर इनके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 20 डिग्री सेल्सियस का हो, तो वहाँ पर हम लोग ओशिन थर्मल पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? Sun warms the ocean water at surface and wave motion makes the warm water downwards up to a depth of about 100 meter. This mixed water layer is separated from the deep cold water and the temperature difference between these layer range from 10 to 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो ऊपर के टॉप लेयर है वाटर की वो तो गर्म हो रही है सन से, और 100 मीटर तक की जो डेप्थ है वहाँ तक ये वाटर मिक्स हो पाएगा, लेकिन और ज़्यादा बॉटम लेवल में मिक्सिंग ऑफ हीट नहीं हो पाएगी ड्यू टू वाटर के मूवमेंट के कारण, कन्वेक्शन करंट के कारण। तो अगर ये डिफरेंस इतना मिल जाता है हमें 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का किसी जगह पे मिल जाए, मिनिमम इतना मिल जाए, तो हम वहाँ पर ओशिन थर्मल पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं। It is the temperature difference between the surface of ocean and the depth of about 100 meter which is used to produce electric power. अब
प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग थर्मल एनर्जी ऑफ ए सी इज कॉल्ड ओशिन थर्मल एनर्जी। देखो, जिस प्रोसेस से हम ओशिन में प्रेजेंट थर्मल एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं, उसको जनरेट करते हैं, उसे ओशिन थर्मल एनर्जी कहा जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाता है, एक पावर प्लांट जो बना रहे हैं OTEC पावर प्लांट, फुल फॉर्म क्या है, कई बार पूछ सकता है, ओशिन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। OTE तो आपको पता था, सी का मतलब कन्वर्शन है। ओशिन के अंदर प्रेजेंट थर्मल एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो देखो हमें 20 डिग्री सेल्सियस के वेरिएशन का यूटिलाइज करना है। क्या किया जाता है यहाँ पर एक इस तरह से समझिए आप कि इस तरह से यहाँ पर एक इवोपरेटर लगाया गया है। इवोपरेटर का मतलब मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है। आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत पतली पतली ट्यूब्स होंगी इस तरह की जिगजैग फॉर्म में, जैसा कि आपने रेफ्रिजरेटर के पीछे देखा होगा, वो भी एक्चुअल में इवोपरेटर ही है। इसके अंदर आपकी एक लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट की गैस फ्लो कर रही होगी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की गैस फ्लो करेगी, ठीक है। और इसी तरह का एक कंडेंसर होगा जो भी इसी तरह की ट्यूब्स होती हैं, इस तरह की जिगजैग फॉर्म में ट्यूब्स होंगी, इस तरह की जिगजैग फॉर्म में ट्यूब होंगी, उसके अंदर भी यही फ्लो कर रहा है। अब अगर इधर पे हम लोग अच्छे से जानते हैं कंडक्शन का फ्लो, कंडक्शन के थ्रू हीट का फ्लो होता है, कन्वेक्शन के थ्रू हीट का फ्लो होता है, बस वही चीज़ को हमें यहाँ देखना है। ये इवोपरेटर है, इस तरह की ट्यूब्स होगी, इन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है। इस इवोपरेटर के अंदर आपकी एक गैस फ्लो कर रही है जिसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लेस, वो होगा अमोनिया वेपर, फ्रियोन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरह की गैसेस होती हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिक्विड अमोनिया की बात कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ NH4 लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पर लिक्विड अमोनिया को हम इस इवापोरेटर के अंदर से फ्लो करा रहे हैं, किसकी मदद से, पंप की मदद से, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जानी है। तो नीचे से ऊपर जब ये पंप की मदद से जाएगी तो आप ये जानते हो इसे इंस्टॉल कहाँ किया गया है, इसे जैसे समझ लीजिए ये इस तरह का ओशन के सरफेस का लेवल है, उसके अंदर इसे इंस्टॉल किया गया है। जब इस इवापोरेटर के अंदर से अमोनिया फ़्लो करेगी तो देखो यहाँ से वार्म वाटर इसके चारों तरफ प्रेजेंट है। ये वार्म वाटर इस इवापोरेटर के ऊपर से फ़्लो करते हुए नीचे जाएगा अप टू द 100 मीटर ऑफ डेप्थ, उसका नेचुरल फ़्लो ही है, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ वाटर होती है कन्वेक्शन करंट की वजह से। तो हॉट वाटर नीचे की तरफ जा रहा है, मिक्स कर रहा है इसके साथ, ठीक है। मिक्स कर रहा है तो इसके ऊपर से फ़्लो करेगा। तो जो हॉट वाटर है उसके पास अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और वो जो नीचे तक जा रहा है उसके पास कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी बात अगर हम इग्नोर करें तो 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर किसके पास है, हॉट वाटर के पास है। 40 भी हो सकता है, वाटर सरफेस की टॉप सरफेस पे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है। लिक्विड अमोनिया जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास अपनी फेस चेंज कर लेगी। जैसे इसने अपना 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसे दे दिया, इसके पास तो 30 है, 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ से निकलेगा वेपर फॉर्म में अमोनिया, ठीक है। ये वेपर फॉर्म का जो अमोनिया है, गैस है, इस गैस को यहाँ टरबाइन पे स्ट्राइक कराने के लिए भी एक और प्रोसेस यूज़ करी जाती है। यहाँ पर ट्यूब का एक बिल्कुल एंड जो है, ये जिस ट्यूब में फ़्लो कर रहा है उसके एंड को बिल्कुल ऐसा पतला कर देते हैं, जिसे कहते हैं नोज़ल सेक्शन बना दिया जाता है। तो यहाँ वेपर जो है, वैसे भी हमें पता है गैस जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है, तो गैस तेज़ी से मूव करेगी और इसके आगे का पोर्शन ऐसा नोज़ल सेक्शन बनाने से इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ती है। जैसे ही ये टरबाइन से टकराएगा, टरबाइन हाई वेलोसिटी से रोटेट करेगा। टरबाइन वही है जो हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर जनरेटर के केस में पढ़ा हुआ है। यहाँ आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएगा। अब इससे टकराने के बाद इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो लॉस्ट हो गई है, तो ये क्या होगा, कूल डाउन हो जाएगा और अगेन लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये जो है अमोनिया वेपर की फॉर्म में है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके साथ हम ऐसा लिख सकते हैं, वेपर का मतलब है इसके अंदर मिक्सचर ऑफ लिक्विड होगा, तो लिक्विड का मिक्सचर होगा तो हम इसे पूरी तरह से किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिक्विड अमोनिया में। तो इसे कंडेंसर से फ़्लो कराया जाता है। अब यहाँ देखो, कोल्ड सी वाटर, कोल्ड सी वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ फ़्लो कराया जाएगा। वो जो इसके ऊपर से फ़्लो करेगा तो इसको क्या देगा, ठंडा पानी जब इसमें से जाएगा तो इसकी हीट जो है वो ठंडा पानी ले लेगा।
और ये क्या हो जाएगा, कूल डाउन होकर लिक्विड बन जाएगा। बिल्कुल वही आपकी वाटर साइकिल में कंडेंसेशन वाली प्रोसेस जैसे होती है वैसे यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, कंडेंसर क्या कर रहा है, ठंडा पानी जब इसके ऊपर से फ़्लो कराया जाएगा, ये बॉटम ऑफ सी से लिया जाएगा, ठंडे पानी को फ़्लो कराया गया, वो इस कंडेंसर के ट्यूब के ऊपर से जाएगा। तो इस कंडेंसर के अंदर जो लिक्विड अमोनिया गर्म फॉर्म में फ़्लो कर रही है उसकी हीट वो ठंडा पानी ले लेगा और उसके बाद अमोनिया जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे अमोनिया कंडेंसेट बोला है, दैट मीन्स व्हाट, लिक्विड अमोनिया। ये सिर्फ लिक्विड अमोनिया की बात कर रहा है। लिक्विड अमोनिया अगेन पंप के पास आएगा। हम ये इसलिए करते हैं कि पंप को कभी भी गैस नहीं प्रोवाइड करी जाती, क्योंकि पंप उस समय वर्क नहीं कर पाएगा और ख़राब हो सकता है, तो इसीलिए इसको हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। देखिए ज़रा अब यहाँ पे क्या बता रहा है, कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रेशराइज्ड अमोनिया अप्रॉक्सीमेट 8 एटमॉस्फेयर इज़ वेपराइज्ड इन इवापोरेटर हीट एक्सचेंजर थ्रू सी। देखो आप टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। द रिजल्टिंग वेपर इज़ एक्सपेंड थ्रू ए टरबाइन। एक्सपेंड का मतलब वही ना, उससे टकराएगा तो वो क्या होगा, कूल डाउन होगा। और ये भी देखिए यहाँ पर छोटे सेक्शन से बड़े सेक्शन में जा रहा है, यहाँ बहुत पतला सा पाइप था, यहाँ पर आने के उसका बहुत बड़ा रीजन मिल रहा है, तो एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने के दौरान टरबाइन से टकराएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। अगेन इसको 8 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रिड्यूस करा किस, ठीक है। कोल्ड वॉशिंग वाटर एट 8 to 4 डिग्री सेल्सियस ट्रांसपोर्टेड टू द सरफेस फ्रॉम डेप्थ, ठीक है, एंड इज़ यूज टू कंडेंस। डेप्थ से हम करीब 8 से 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के वाटर को ला लेके आते हैं। ऊपर की तरफ अमोनिया के पास आपका जो भी टेम्परेचर होगा जो उसने हीट गेन करके लिया है, मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, तो उसको अगेन वो रिड्यूस कर देगा। ठीक, रिड्यूस करने से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको ऊपर समझाई है। इसके मेरिट्स, OTEC इज़ द वन ऑफ द मोस्ट क्लीन पावर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एज हैंडल्ड हैजार्डस सब्सटेंस इज़ लिमिटेड ओनली फॉर वर्किंग फ्यूल, जैसे कि अमोनिया और फ्रीऑन क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, लिमिटेशन, OCET सिस्टम रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बहुत ज़्यादा हमें इसका इंस्टॉलेशन चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ती है और एनर्जी जो है, एफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा लेस है। जियोथर्मल एनर्जी, ये एक इकलौती एनर्जी है जो कि सोलर फॉर्म की एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसमें जो एनर्जी मिल रही है, जो सन हमारी अर्थ के अंदर जो कोर है, मोल्टन फॉर्म में जो मैग्मा प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी होती है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी इज़ द हीट ऑफ अर्थ and is naturally occurring thermal energy found within the rock formation and the fluid held within those formations। देखिए जियोथर्मल एनर्जी क्या है, हीट ऑफ द अर्थ है, जो मैंने आपको बताई मोल्टन मैग्मा की वजह से अर्थ के अंदर रॉक्स या क्रस्ट के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी इज़ द वन ऑफ द फ्यू सोर्स ऑफ एनर्जी दैट डू नॉट कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सोलर एनर्जी। ये इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, या तो ये ऑप्शन मिलेगा या फिर आपको न्यूक्लियर एनर्जी आपको ऑप्शन में मिलेगा। इतनी ही रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। ठीक है, इसमें कई बार पूछा जाता है व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम जोग्राफिकल हॉटस्पॉट्स, ऐसा कई जगह लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वर्ड भी आ रहा है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट स्टोर्ड in the earth vast geothermal energy is an exploited only in the particular region called hotspot। आप ये भी लिख सकते हो, heat of the earth and its naturally occurring thermal energy found within the rock formation। इतना लिख दोगे ये भी काफ़ी है। नेक्स्ट वन, what is nuclear energy, energy obtained from the nucleus of an atom। देखो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन को जोड़ने में लगती है। अब अगर ये प्रोटॉन और प्रोटॉन को तोड़ा जाए तो जो एनर्जी निकलेगी वो भी बहुत हाई अमाउंट में होगी। अगर एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से जोड़ने की कोशिश करोगे उस दौरान भी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट की एनर्जी मिलेगी। ठीक है, दो अलग अलग तरह की एनर्जी हैं और इसी वजह से हमारे दो अलग अलग टाइप है, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन में क्या होता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसे हम हैवी एटम कहते हैं वो टूटता है छोटे न्यूक्लियस के अंदर और इस प्रोसेस के दौरान बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी निकलती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। अब न्यूक्लियर फिशन को करवाने के लिए हम स्लो मूविंग
ठीक है, न्यूट्रॉन का यूज़ करते हैं जो जाकर उससे टकराता है। दिस आर स्लो न्यूट्रॉन, और ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन भी कहा जाता है। जब ये जाके इस तरह के अनस्टेबल एटम से टकराता है तो अनस्टेबल एटम जो है बहुत तेज़ी से टुकड़ों में टूटने लगता है। तो जब न्यूक्लियस टूटेगा तो आपकी हाई अमाउंट की एनर्जी निकलेगी, इसी को हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर आपका एक दो लाइट न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, टू फॉर्म ए मोर स्टेबल हैवी न्यूक्लियस, उससे ज़्यादा स्टेबल हैवियर न्यूक्लियस बन सके, तो वो आपका कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलके हीलियम बना रहे हैं। हीलियम इज़ इन इनर्ट, स्टेबल रहता है, तो इसलिए ये जो प्रोसेस है इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चलती है। अब एक्चुअली एक छोटी सी यहाँ पे इक्वेशन है, एनर्जी मास इक्वेशन ऑफ द आइंस्टीन। इधर पे जैसे आप लोगों ने तो यूँ ही पढ़ा है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम नहीं होता, डेल्टा एम होता है। मतलब ये है कि प्रोडक्ट साइड का जो मास है और रिएक्टेंट साइड का जो मास है उसमें जो डिफरेंस होता है उसको डेल्टा एम कहते हैं, दैट इज़ द मास डिफेक्ट। ठीक है, आई होप लगभग आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप एक छोटा सा डिफरेंस और देख लीजिए, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूशन। बस एक स्टेबल को याद रखना, कुछ खास नहीं करना। देख लो, इन न्यूक्लियर फिशन में क्या है, एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस टूट कर लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूजन में लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर स्टेबल हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियर फिशन में हार्मफुल न्यूक्लियर रेडिएशन जनरेट होती है और इसके दौरान किसी तरह की हार्मफुल रेडिएशन जनरेट नहीं होती। न्यूक्लियर फिशन को स्टार्ट करने के लिए हमें स्लो न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट व्हेन ए लाइट न्यूक्लियर आर हीटेड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। इसमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है, जिसे थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। इसमें हमें लाइट न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि 10⁻⁷ के टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूक्लियर फिशन इज़ अ चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन डज नॉट हैव अ चेन। एक बार स्टार्ट होने के बाद अपने आप ये मल्टीपल होता जाता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, इसे कंट्रोल आर स्टिल अनकंट्रोल्ड एंड कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। प्रॉब्लम यही है, न्यूक्लियर फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस मच मोर एनर्जी देन न्यूक्लियर फिशन। ज़्यादा एनर्जी फिशन में होती है। टेम्परेचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू स्टार्ट द न्यूक्लियर फिशन। इसमें कोई भी रोल नहीं है फिशन में, इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट होगी। फ्यूजन बिना 10⁷ केल्विन टेम्परेचर ऑब्टेन हुए शुरू ही नहीं हो सकता। इसलिए न्यूक्लियर फिशन सिर्फ सन या ऐसे हाई सेलेस्टियल बॉडीज में ही देखा जाता है। बाई प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर फिशन आर रेडियो एक्टिव, लेकिन जो इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है, इवन दो दैट आर यूजफुल। न्यूक्लियर फिशन कॉज नो पोल्यूशन, इसके अंदर पोल्यूशन होता है। इन न्यूक्लियर फिशन द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज़ बिग प्रॉब्लम। इधर पे कोई डिस्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, इतना तो ध्यान रखिए। पहली डेफिनेशन के पॉइंट को याद रखिए। न्यूक्लियर फिशन हार्मफुल न्यूक्लियर रेडिएशन एमिटेड, इसमें कोई रेडिएशन एमिट नहीं होती। इसको स्टार्ट करने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, स्टार्ट करने के लिए कोई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप ये 5 पॉइंट भी याद रखेंगे, इट इज़ मोर देन इनफ।